वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में मैं अंकित हरिद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज का यह जो हमारा लेक्चर होगा ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो जेल विभाग और कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और राज्य वन विकास निगम लिमिटेड में जो क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश के रिगार्डिंग, उसका ये हमारा कंप्लीट वीडियो होगा। इसके पहले जितने भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर व्यापम के द्वारा पूछे गए थे उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है पिछले के 11 वीडियो में, और यह जो हमारा वीडियो होगा वो 12वें नंबर का वीडियो होगा। तो देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जनरल इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि आपको एक वर्ड को फाइंड आउट करना है जो और उसको रिप्लेस करना है जो कि सेंटेंस में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है, वो सेंटेंस क्या हुआ है पढ़ें। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पढ़ना है। क्या दिया हुआ है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ म्यूजियम, मतलब एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जिसको म्यूजियम का चार्ज मिला हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ये चार ऑप्शन में से कोई ना कोई एक करेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ऊपर से। तो हम देख सकते हैं जिम्नास्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जिम्नास्ट। तो जिम्नास्ट मतलब क्या, जो एक्सरसाइज करने वाला है उसको हम बोलते हैं जिम्नास्ट। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमसे क्या पूछा गया कि म्यूजियम का जिसको चार्ज है उसको क्या बोलते हैं। अब सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जॉकी। अब मैं जॉकी का मतलब आपको बताऊं कि जो घोड़े पे जो सवारी करता है, घुड़सवार, उसको हम बोलते हैं जॉकी। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमको म्यूजियम के चार्ज जिसको मिला है उसको के बारे में पूछा गया। थर्ड ऑप्शन पे आए हैं, तो थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं, यू कैन सी द थर्ड ऑप्शन, कैलीग्राफिस्ट के बारे में पूछा गया। कैलीग्राफिस्ट, अब कैलीग्राफिस्ट है क्या, तो कैलीग्राफिस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी कि कैलीग्राफिस्ट मतलब जो एकदम ब्यूटीफुल जिसकी हैंड राइटिंग होती है, बहुत ज़्यादा सुंदर जिसकी हैंड राइटिंग होती है या सुंदर लिखाई जिसकी होती है, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफ, उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफी राइटिंग। और जो ये राइटिंग लिखता है उसको हम बोलते हैं कैलीग्राफिस्ट। अब बचा हमारे पास फोर्थ ऑप्शन, तो ये फोर्थ ऑप्शन को हम क्या बोल सकते हैं, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, क्यूरेटर। क्यूरेटर को हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन जो कि म्यूजियम का चार्ज ले रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूरेटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। यू कैन सी द सेकंड क्वेश्चन। देखो आप आंसर भी देख सकते हैं, क्यूरेटर यहाँ पर ऑप्शन है। आप देख सकते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन, यू कैन सी द सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस। अच्छा, ये भी वही पूछा गया है, एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये सेंटेंस का जो वर्ड मीनिंग है उस ये इन वर्ड से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे ये मैच खा रहा है, तो उसको बताना है आपको। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजीशन ऑफ स्टार्स। साल का मतलब एनुअली जो कैलेंडर आता है जो कि क्या बता रहा है, स्टार्स की जो पोजीशन बताता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो अगर मैं 1 बाई 1 ऑप्शंस को करेक्ट करना स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहले हम बात किसकी करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बात की जाती है पहले ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल्मेनेक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एल्मेनेक लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एल्मेनेक का मीनिंग मैं आपको बता दूं कि जो एल्मेनेक होता है मतलब जो आप जो बड़े बड़े ज्योतिषों के पास जाते हो, पंडितों के पास जाते हो, तो उनके पास एक पंचांग रखी रहती है। क्या रखी रहती है, एक पंचांग। उसी पंचांग को हम क्या बोलते हैं, एल्मेनेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्मेनेक। अब सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है जो ज्योतिष विद्या जानता है, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, हॉरोस्कोप। तो हॉरोस्कोप मतलब जो ज्योतिष शास्त्र मतलब जो राशिफल को बताता है। जो हॉरोस्कोप मतलब क्या, जो राशिफल से रिलेटेड चीज़ें हों उसको हम बोलते हैं क्या, हॉरोस्कोप बोलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, पाल्मिस्ट्री। पाल्मिस्ट्री मतलब जो हाथ की रेखाओं को देखकर क्या बताता है, आपका भविष्य बताता है, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाल्मिस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाल्मिस्ट्री।
अब इसमें से हम अगर देखें तो ना एस्ट्रोलॉजी होगा, यहाँ पे तो पोजीशन ऑफ स्टार्स की बात कर रहा है, तो पोजीशन ऑफ स्टार्स की बात करें तो पोजीशन ऑफ स्टार्स में क्या होता है, जहाँ पे स्टार्स की पोजीशन हम किस में देख सकते हैं, पंचांग में देख सकते हैं। किस में देखते हैं भाई, पंचांग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एल्मेनिक। एस्ट्रोलॉजी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बता रहा है ज्योतिष शास्त्र के बारे में, हॉरोस्कोप बता रहा है क्या आपकी राशि के बारे में, और पाल्मिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपकी हाथ की रेखाओं को देखकर बताता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एल्मेनिक। एल्मेनिक का मतलब होता है एक प्रकार का पंचांग, और पंचांग में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस इस तरीके का आपने घर में पंचांग देखे होंगे पंडितों के पास, इस तरीके का पंचांग होता है एल्मेनिक जिसको बोलते हैं, और इसके 4 क्वार्टर्स होते हैं जिसमें अलग अलग स्टार्स यहाँ पर शो किए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एल्मेनिक। तो आप देख सकते हैं क्या हमारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं, आंसर देखते हैं। तो ठीक, ये हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन, एल्मेनिक। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, यू कैन सी द थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको कि यहाँ पे कुछ एरर दी हुई है, आपको यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है। एक सेंटेंस दिया हुआ है पूरा, इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने बोला है ना, तो आपको क्या देखना है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब सही है कि नहीं, अपनी अपनी पोजीशन पे है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट क्या है, सी के बाद क्या लगा यहाँ पर, कैम। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वर्ब होती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम, फिर होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, कैम, और इसी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। तो ये 3 फॉर्म होते हैं वर्ब की, कम, कैम, कम। लेकिन यहाँ पे V2 यूज़ हुआ है, देख सकते हैं आप, कैम। तो ये हो गया पास्ट टेंस, ठीक है। ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट की जानकारी दे रहा है। तो सी केम होम, वो क्या, वो कहाँ आई, घर आई, किससे, बाय टैक्सी। तो ये भी करेक्ट है अपनी जगह पर। अब यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या यूज़ हुआ है, डिड, और उसके बाद सी यूज़ हो गया इंट्रोगेटिव साइन में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन टेक के क्वेश्चन में क्या होता है, जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस की जो वर्ब होती है, अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म की एक हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी, सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है, डिड। तो यहाँ पे डिड करेक्ट यूज़ हुआ है अपनी जगह पर, और उसके बाद क्या यूज़ हुआ है, उसी का सब्जेक्ट वापस से सी, वो भी करेक्ट हुआ है, और उसके बाद क्या हुआ है, इंट्रोगेटिव साइन लगा। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन आता है तो उसमें यहाँ डिड तो आया है, लेकिन उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में क्या लगती है, नॉट का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, नॉट का। जहाँ कहीं भी अगर क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन आता है लास्ट में, तो उसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाता है, और फिर इंट्रोगेटिव साइन यूज़ कर सकते हो आप। बट यहाँ पे हम देखें तो डिड नॉट यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर यूज़ क्या होना था, डिड नॉट सी, तो वो करेक्ट होता। अभी यहाँ पे डिड सी अकेला दिया है, तो यहाँ पर आ गई क्या, एरर। तो हमारी क्वेश्चन की एरर क्या है, डिड सी। यहाँ पे होना क्या था, इन जनरल डिड नॉट सी। क्या होना था यहाँ पर, डिड नॉट सी। अगर डिड नॉट सी होता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाता, ठीक है। नाउ मूव टू आंसर, यू कैन सी द आंसर, द सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे में एरर कहाँ थी, सी पर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सी द अनदर एरर का क्वेश्चन है, दूसरा और एरर का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हमको स्टार्ट करना है कहाँ से, स्टार्टिंग से। सब्जेक्ट और वर्ब देखते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं, सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब इजी यूज हुई है, ये भी करेक्ट है। द टॉलर मतलब कंपैरेटिव डिग्री, टॉलर एक प्रकार की कैसी डिग्री, दो नाउन के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो टॉलर की बात की गई। ऑफ द टू वुमेन्स की, किसकी बात हुई है, ऑफ द टू वेमेन की बात हुई है। और उसके बाद दिया हुआ है नो एरर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, कौन सी डिग्री आती है, जहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आती है, तो उसके बाद आप यहाँ यूज़ कर सकते हो ऑफ द टू। क्या यूज़ कर सकते हो, ऑफ द टू। तो ये भी करेक्ट हो गया। मैंने आपकी जानकारी के लिए क्या बताया कि जहाँ भी कंपैरेटिव डिग्री आती है उसके बाद क्या यूज़ कर सकते हो आप, ऑफ द टू आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं दिख रही है हमको। जब एरर नहीं दिख रही तो यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक होगा हमारा, नो एरर। तो चेक करते हैं क्या डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि नहीं। नाउ मूव टू आंसर, यू कैन सी द आंसर, यस डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, यू कैन सी द 5th क्वेश्चन। अर्लियर पीपल डिड नॉट नो दैट फूड ब्लैंक्स कुक्ड। यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हुई है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है भाई, पास्ट टेंस की बात हो रही है। और ये पास्ट टेंस की बात कैसी हो रही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अर्लियर पीपल मतलब कि जो लोग थे, पहले के लोगों की बात हो रही है। किसकी, अर्लियर लोगों की बात हो रही है, मतलब पुराने जो लोग थे उनकी बात हो रही है। डिड नॉट नो दैट, किसके बारे में नहीं जानते थे,
भोजन के बारे में कि उसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक्चुअली में इसको हम पुट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आया है फूड, ठीक है, और यहाँ पे आई है कुक्ड। कुक्ड या तो सेकंड फॉर्म हो सकता है तो थर्ड फॉर्म, लेकिन है तो पास्ट की जानकारी। किसकी जानकारी? पास्ट की जानकारी है। अब पास्ट की जानकारी के लिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन पे अपन आते हैं। तो ऑप्शन अपन आते हैं सबसे पहले नीचे वाले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कुड हैव। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। और ये एक प्रकार का मॉडल हेल्पिंग, कुड एक प्रकार का क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और मैं फिर आते हैं अपन कुड की। यहाँ पे सेकंड क्या चीज़ है? कुड। तो कुड के कोई भी मॉडल के साथ, किसी भी मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। किसी भी मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब क्या है? मॉडल हैं। और इन मॉडल के बाद क्या यूज़ होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बट यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे कुक्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुक्ड दिया हुआ है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस जाना था। जाना क्या था? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पे कुड तो है नहीं ऑप्शन में, कैन है। तो कैन तो गड़बड़ हो गए, तो ये ऑप्शन है नहीं करेक्ट, क्योंकि थर्ड फॉर्म कुक्ड आ रही है। कुड की मैं बात करूँ तो कुड के बाद डायरेक्टली आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते। कुड के साथ है होगा तो आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। अगर कुड के साथ V1 आता तो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ तो कुक्ड आ गया। अब नाउ मूव टू मस्ट। तो मस्ट की जानकारी के लिए मैं बता दूं आपकी जानकारी कि मस्ट कहाँ यूज़ करते हैं। मस्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे कंपलसरी कोई चीज़ की बात हो। यू मस्ट डू इट, तुम्हें यहाँ काम करना ही चाहिए या तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुड बी की, क्या यहाँ पे बात हो रही? कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है? कुड। तो ये करेक्ट है, कुड यूज़ हो गया। लेकिन साथ में क्या यूज़ हुआ है? बी, ठीक है। तो कुड बी के साथ आप वर्ब की भी थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन अगर कुड रहेगा, अगर मैं बात करूं अकेले कुड की, तो आप केवल V1 लगाओगे। लेकिन अगर कुड बी आ गया तो आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो अब कुड बी के बाद साथ थर्ड फॉर्म क्या आ गया? कुक्ड। तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो अब चेक करते हैं कुड बी हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है या नहीं। नाउ मूव टू आंसर। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कुड बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। You see the another question. Yes, 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया? कंजंक्शन। करेक्ट कंजंक्शन का यूज़ करना है ब्लैंक्स में। अब करेक्ट कंजंक्शन क्या यूज़ करना है आपको ब्लैंक्स में? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्लैंक्स हर इलनेस। हर इलनेस की बात हुई है, मतलब एक लड़की है, उसकी बीमारी की बात हुई है, वो बीमार है, बीमार। सी केम टू वर्क, मतलब यहाँ पे बात हुई है कि वो लड़की, एक लड़की है जो बीमार है, उसको मतलब वो बीमारी से जूझ रही है। सी केम टू वर्क, फिर भी वो क्या आई? वो ऑफिस आई, वो काम पे आई। मतलब अगर आप बीमार हो और फिर भी अगर आप ऑफिस आ रहे हो, तो यहाँ पर अब अपोजिट सेंस जा रहा है। सेंस कैसे जा रहा है? आप अगर अच्छे रहते तो ऑफिस जाते तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन आप बीमार हो फिर भी आप ऑफिस आ रहे हो। तो यहाँ पे सेंस आ रहा है फिर भी का। किसका सेंस आ रहा है भाई? फिर भी का सेंस आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले तो ऑप्शन चेक करते हैं। बिकॉज यूज़ कहाँ करते? बिकॉज का यूज़ हम इन जनरल कहाँ करते हैं? जब सेंटेंस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, मतलब एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, ठीक है, उस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ये भी पॉजिटिव और निगेटिव वाला, लेकिन वर्ड यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? फिर भी। तो ये बिकॉज तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। हैंस का मतलब बता दूं तो हैंस का मतलब होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार भी यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है। दो की मैं बात करूं तो दो का पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था है। दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि। क्या होता है? यद्यपि होता है इसका मतलब। और अगर मैं डिस्पाइट की जानकारी आपको दूं तो डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? डिस्पाइट का मतलब होता है उसके बावजूद, के बावजूद, या क्या होता है? बावजूद। मैंने क्या बताया कि डिस्पाइट का मीनिंग क्या होता है? डिस्पाइट की मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? के बावजूद या फिर भी, के बावजूद या फिर भी। तो यहाँ पर ये फिट बैठ रहा है। डिस्पाइट हर इलनेस सी केम टू वर्क, मतलब वो बीमार होने के बावजूद भी काम पर आई, ये बताया जा रहा है उसका मतलब। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ऐसे भी आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। अगर आपको
प्रैक्टिस अच्छी हो। मैंने बताया ना कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये डेफिनेटली मान के चलिए कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो अपन ऑप्शन चेक करते हैं ये करेक्ट है। हाँ बिल्कुल, डिस्पाइट करेक्ट है यहाँ पर, क्यों नहीं होगा, कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन। यू कैन सी द 7th नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्या पूछा हुआ है, सेंटेंस गिव द बिलो मीनिंगफुल सेंटेंस। अब अभी भी आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, मतलब ज्वाइन करना है दो सेंटेंसेस को, और दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हो तो कंजंक्शन लगाते हो। तो यहाँ भी कंजंक्शन की बात करिए। यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेज, वो कहता है ही हैज़ अ डॉग, कि उसके पास कुत्ता है। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस क्या चल होता है, आई हैव नेवर सीन इट, मैंने लेकिन उसे नहीं देखा है। मतलब ये दो लोग हैं, एक ये आदमी है, ठीक है, ये राम है सपोज, और ये है श्याम। अभी क्या है, इसके पास एक कुत्ता है, एक पूंछ इसकी बना दी है। तो ये राम श्याम से कहता है कि ये कहता है कि ही हैज़ अ डॉग, इसके पास एक कुत्ता है। ये है राम, राम ने कहा कि ही हैज़ अ डॉग, बट श्याम कहता है कि आई हैव नेवर सीन इट, मैंने अभी तक तुम्हारे कुत्ते को नहीं देखा है, परंतु उसने अभी तक देखा नहीं। तो यहाँ पर एक बोल रहा है कि है और एक बोल रहा है नहीं है। तो श्याम बोलता है कि मैंने बल्कि या परंतु मैंने अभी तक नहीं देखा। तो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है बट का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, बट का सेंस आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूँ कि बट यहाँ पे कौन सा सेंस यूज़ हो रहा है, बट। और बट के अलावा भी बट के कुछ सिनोनिमस वर्ड होते हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। या तो आप बट की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो क्या यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो क्या यूज़ कर सकते हो, ऑल्दो यूज़ कर सकते हो बट के अलावा। या तो फिर आप यूज़ करते हो ऑल्दो के अलावा भी और दूसरी चीज़ों के यूज़ करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, हाउ एवर क्या यूज़ कर सकते हो, हाउ एवर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि बट, ऑल्दो और हाउ एवर में से मेरा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, तो आप क्या यहाँ पे टिक कर सकते हो। यहाँ बिकॉज तो होगा नहीं, सो होगा नहीं, सिंस होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या टिक होगा, ऑल्दो। क्या टिक होगा, ऑल्दो। बट भी होता तो हम बट को भी करेक्ट कर सकते थे। तो हम चेक करते हैं क्या ऑल्दो हमारा सही है कि नहीं। यस बिल्कुल, हमारा ये जो ऑल्दो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी द 8th नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा है, चूज वन इज़ द ग्रामेट्रिकली करेक्ट। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहाँ कहीं भी ग्रामेट्रिकली करेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसमें आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट और वर्ब पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है भाई, केवल और केवल सब्जेक्ट और वर्ब पर ध्यान देना है। अब देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब इसके क्या है और क्या नहीं है। तो आप देख सकते हैं आई एक सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके देखो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे सेम सब्जेक्ट चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। आई यहाँ जहाँ कहीं भी आप एपोस्ट्रॉफ देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी, है ना, और ये अपस्टॉप, तो इसका मतलब है आई हैव। क्या लिखा हुआ है, आई हैव। वो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं आई के साथ क्या लिखा हुआ है, हैव, ठीक है। और साथ में बीन भी लगाया है, क्या लगाया हुआ है, बीन। तो मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा ना पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ी सी चीज़ें, कि जहाँ कहीं भी आपको क्या लिखा है दे, हैव बीन, क्या दिखाई दे, हैव बीन, है ना, या हैज़ बीन, है ना, हैव बीन या हैज़ बीन अगर आपको दिखता है तो उसके बाद क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने क्या बताया आपको, जहाँ कहीं भी हैव बीन और हैज़ बीन हो तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ होता है, और सिंस भी यूज़ होता है उसके बाद, या तो फिर फॉर यूज़ कर सकते हो। बस इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है कि हैव बीन हैज़ बीन जहाँ भी आया तो उसके बाद V1 प्लस ING और उसके बाद सिंस और फॉर आपको देखना है। अब ऑप्शन पे आते हैं हम, क्या ये करेक्ट है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैव आई के साथ हैव बीन आया, करेक्ट है, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव आ गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा क्योंकि ये केस तो मैंने बताया ही नहीं, तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। नाउ मूव टू सेकेंड ऑप्शन, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे, ठीक है, ये भी करेक्ट है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट सिंस लास्ट मंडे। ये वाला भी चेक करते हैं, थर्ड वाला, आई हैव बीन वर्कड, तो वर्कड आता नहीं, ING लगना चाहिए। फिर आते हैं फोर्थ नंबर, आई हैव बीन वर्क, फिर यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आ गया। हमने क्या बोले कि हैव बीन हैज़ बीन के साथ ING आता है, तो कौन सा करेक्ट होगा, आई हैव बीन वर्किंग, क्योंकि इसी में केवल हैव बीन के बाद ING, बस ज़्यादा देखना ही नहीं है। फिर देखो सिंस भी देख सकते हो आप यहाँ पर। नाउ मूव टू आंसर, यू चेक द आंसर, यू कैन चेक द, या क्या हुआ हमारा आंसर, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है।
आ रहा है ना कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के साथ बने रहें और सारे वीडियो को एक के बाद एक देखते रहें, तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 4 सेंटेंस, चूज 1 इज़ अ करेक्ट। यहाँ पे भी ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पर 9th नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन से चेक करते हैं। मैंने क्या बताया कि ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, सब्जेक्ट और वर्ब को देखना पड़ता है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट देख सकते हैं। यू कैन सी द फर्स्ट सब्जेक्ट, सी दिया हुआ है यहाँ पर। क्या दिया हुआ है, सी। सी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हीट दिया हुआ है। क्या है, हाइट दिया हुआ है, सॉरी हीट दिया, उसको हीट पढ़ेंगे। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक्चुअली फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले क्या होती है, एक बेस फॉर्म होती है, ठीक है। एक बोलते हैं बेस फॉर्म, जिसको हम V1 बोलते हैं। उसको बेस फॉर्म ना बताते हुए उसको मैं आप लिख सकता हूँ। सबसे पहले तो V1 होती है, फिर होता है V2 और V3। 3 फॉर्म होती है वर्ब की। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले होता है हाइड। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइड एक फर्स्ट फॉर्म हो गई। फिर आती हीड, और फिर एक होता है क्या, हाइडन। क्या होता है, हाइडन, ठीक है। हाइड, हीड, हाइडन, ये 3 फॉर्म होती है वर्ब की। अब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है वो चेक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी हिड द की इन द ड्रॉर, कि उसने क्या किया, हिड कर दिया। अब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली क्या यूज़ हो गया, सेकंड फॉर्म, जो मैंने अभी बताया हिड। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चले जाता है। तो ये तो करेक्ट होगा। ये भी देख लेते हैं कि इनकरेक्ट वाला इनकरेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया, हैज़, और हैज़ के बाद हैज़ है। और एक चीज़ बता दूँ कि जहाँ कहीं भी हैज़ और हैव आता है तो उनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन होना था यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ हो गया, सेकंड फॉर्म। तो ये तो गलत हो गया। ये भी चेक करते हैं, सी हैज़, ये तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, हाइड, तो फर्स्ट फॉर्म दे दिया। होना क्या था, थर्ड फॉर्म हिडन, ये भी गलत हो गया। सी के साथ हैव कभी नहीं आता, हैज़ आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा हुआ, ये वाला सी हिड, जो कि ये करेक्ट है। सेकंड फॉर्म आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ मूव टू चेक द आंसर। यू कैन चेक द सी हेड, ये बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करेक्ट करना है। ना मूव टू 10th नंबर का क्वेश्चन है भैया आपको। तो 10th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों कि एक स्पेल्ड करेक्टली यहाँ पे पूछा जाएगा, इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड। अच्छा, इसमें दिया हुआ है 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से एक ही का स्पेल्ड करेक्ट है। तो आपको बताना है कि स्पेल्ड करेक्ट कौन से वाले का है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले वहाँ यहाँ वर्ड लिया हुआ है डाइटी। क्या वर्ड यूज़ हुआ है, डाइटी। तो मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। सबसे पहले तो डाइटी का एक स्पेलिंग गलत है। तो स्पेलिंग गलत है तो होना क्या था, DEITY। अगर ये होता तो हमारी स्पेलिंग करेक्ट होती, डाइटी। इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ। जैसे देवताओं की जो गॉड की जो स्टैच्यू होती है, जो मूर्ति होती है, उसको हम बोलते हैं डाइटी। सिनोनिम है स्टैच्यू का, मूर्तियों का। भगवान की जो मूर्ति होती है उसको हम बोलते हैं डाइटी। अब सेकंड ऑप्शन चेक कर सकते हो, डायरिया। तो डायरिया की स्पेलिंग भी गड़बड़ लिखी गई है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी डायरिया की, DIARRHEA, ये होती करेक्ट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डबल आर के बाद एच आता तो करेक्ट होता, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। अब आते हैं डिसअपॉइंटेड पर। अब मैं डिसअपॉइंटेड की भी स्पेलिंग आपको बता दूं, तो डिसअपॉइंटेड की भी स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे जो डबल एस आया है ना, DISS, ये क्या होती है, DISSAPPOINT। अगर ये होता, यहाँ पे एस के बाद क्या होना था, ए, तो करेक्ट होता। तो इस जगह पर ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो ये तीनों क्या हो गए, इनकरेक्ट। अब आते हैं डायलेमा पर। तो डायलेमा क्या है, डायलेमा की स्पेलिंग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, DILEMMA। तो ये डायलेमा यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट स्पेलिंग हो गई। और मैं बताऊँ आपकी जानकारी के लिए, डायलेमा का मीनिंग क्या होता है। तो डायलेमा का मीनिंग होता है कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन आप अभी उस काम में क्या है, असमंजस की स्थिति में हो, आप क्या हो, दुविधा में हो, तो उसको हम बोलते हैं डायलेमा। तो देखते हैं क्या डायलेमा हमारा करेक्ट स्पेल्ड है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है। यू कैन सी द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन, डायलेमा। नाउ मूव टू नेक्स्ट।
अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन फिर भी दिए हुए हैं। अब इसमें से ओनली वन इज नॉट स्पेल्ड करेक्ट, इसमें केवल एक ही स्पेल्ड करेक्ट नहीं है, बाकी सब स्पेल्ड करेक्ट हैं। तो वो कौन सा है वो बताने बोल रहा है। अब चेक करते हैं कि ये है कौन सा। ठीक है, हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले वाले पे आते हैं हम। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कॉन्ट्रेडिक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रेडिक्ट। तो कॉन्ट्रेडिक्ट पर मैं आऊँ तो कॉन्ट्रेडिक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? CONTRADICT। तो ये करेक्ट है। अब कन्वीनियंस की स्पेलिंग चेक करते हैं कि कन्वीनियंस की सही है कि नहीं। तो CONVNIENCE, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नल, एक्चुअली में ये कर्नल लिखा हुआ है, कोलोनेल अपन ऐसा इन जनरल पढ़ते हैं, लेकिन वो है कर्नल। अब आते हैं कंपटीशन में। तो कंपटीशन की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है। अब कंपटीशन की स्पेलिंग रॉन्ग है तो कंपटीशन की सही स्पेल्ड क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप पी के बाद जो आई देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना था? COMP आना था और उसके बाद ETION आना था, TITON। तो ये करेक्ट होता है। यहाँ पे ई नहीं आया है, आई आया है, तो ये हो गया गलत। तो यहाँ पे वही पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? कंपटीशन की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। तो चेक करते हैं, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब आर्टिकल के बारे में पूछा गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो आर्टिकल की जानकारी मैं आपको दूं कि आर्टिकल क्या होता है? किसी भी नाउन या किसी भी नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। नाउन के पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। आप चेक करते हैं, बुक लिखा हुआ है, ब्लैंक्स बुक विच आई वॉन्ट इज़ नॉट अवेलेबल। यहाँ पे इस बुक की बात की जा रही, जो कि मैंने बुक विच आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, इज़ नॉट अवेलेबल, वो उपलब्ध नहीं। मतलब मैं एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहा हूँ जिसको मैं चाहता हूँ वो उपलब्ध ही नहीं है। मतलब एक स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहा हूँ, एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहा हूँ। और जहाँ भी स्पेसिफिक थिंग की बात होती है वहाँ पर जो आर्टिकल यूज़ करते हो आप, डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल हमेशा क्या होता है? द। क्या होता है? द। यहाँ पर वो द का केस बता रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन टिक करेंगे? द। आप चेक भी कर लें कि करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो द इस केस में हमारा क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ भी आपको आर्टिकल के बारे में पूछा है। माई फादर हार्डली एवर टेक्स ब्लैंक्स डे ऑफ फ्रॉम वर्क। यहाँ पे बात हो रही है कि एक बॉय है, अपने फादर की बात कर रहा है। हार्डली का मतलब होता है कभी कभार। एवर टेक्स, हार्डली एवर टेक्स ब्लैंक्स डे ऑफ फ्रॉम वर्क, मतलब बात हो रही कि मेरे पापा जो हैं, मेरे फादर जो हैं, वो मतलब कि ऐसा हो, मतलब नॉर्मली कि वो डे ऑफ करते हैं ऑफिस से, ऐसा नॉर्मली होता नहीं, लेकिन कभी कभार, जैसे हार्डली एवर का मतलब ये है कि मुश्किल से ही वो क्या करते हैं? डे ऑफ करते हैं अपनी ऑफिस से। तो अब यहाँ पर इसकी बात हो रही है। तो अब मैं बताऊं कि जब डे ऑफ की बात हो रही किसकी, वहाँ पे लेकिन डेफिनेट आर्टिकल की बात नहीं हो रही, कभी कभार की बात हो रही, तो वो ये इंडेफिनिट हो गया। और जब इंडेफिनिट आ रही है और डे की बात आ रही, किसकी बात हो रही? डे, तो एक सिंगल डे भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ए और एन यहाँ इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, किसके पहले लगता है? तो एन जो लगता है जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड में हो। कौन से साउंड में हो? वॉवेल मतलब क्या होता है? AEIOU। और ए किसके पहले लगता है? जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड हो, वॉवेल को छोड़कर। अब यहाँ पे ड आ रहा है, ड का साउंड आ रहा है, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ए। तो अब इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ए। ठीक है, मुश्किल से ही इंडेफिनिट चीज़ें होती हैं। देखो, मूव टू 14 नंबर का क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन फाइंड आउट करना है। प्रीपोजिशन का ऑप्शन टिक करना। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन के पहले आता है। इसकी पोजीशन, जिसकी पोजीशन नाउन के पहले हो तो वो प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, देयर वर ब्लैंक्स 100 पीपल एट द लेक्चर, मतलब कि एक जगह पर क्या थे? 100 पीपल एट द लेक्चर। लेक्चर में क्या थे? 100 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे भाई किसी लेक्चर में 100 से ज़्यादा लोगों की बात होती है ना, यहाँ पे वो बताया जा रहा है। तो बिसाइड तो होगा नहीं। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? किसी के साइड में। फ्रॉम का मीनिंग क्या होता है? कि कहीं से आ रहे हो, कोई ऑब्जेक्ट
कहीं से लिया गया है तो वहाँ पे फ्रॉम का यूज़ करते हैं। विथ का मतलब होता है किसी के साथ की बात होती है, लेकिन यहाँ ओवर का मीनिंग में मैं देखूँ तो ओवर मतलब उससे ज़्यादा, यहाँ पे किससे ज़्यादा की बात हो रही है, 100 पीपल से ज़्यादा की बात हो रही है, तो ओवर इस जगह पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या ये होगा? ओवर। तो चेक करते हैं हमारा ऑप्शन सही है कि नहीं इस कंडीशन। तो यू कैन चेक द आंसर, या करेक्ट, ओवर इज अ करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ भी प्रीपोजिशन दिया हुआ है। प्रीपोजिशन का मीनिंग आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो जिसकी पोजीशन नाउन के पहले हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं नाउन एक क्या है, सॉरी नून एक नाउन है, तो नाउन के पहले प्रीपोजिशन आएगा। तो नून, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब कहीं भी नून की बात हो, ठीक है, नून एक प्रकार का क्लॉक टाइमिंग है, और क्लॉक टाइमिंग के पहले क्या यूज़ होता है? 8। ये चीज़ें आपको याद रखना है। तो 8 यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन, या 8 इस कंडीशन में हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। एक हाईलाइटेड वर्ड है, उसकी अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो यहाँ पे रैपिड दिया हुआ है, तो रैपिड का मतलब क्या होता है? बहुत फास्टली जो चीज़ हो, क्विकली जो चीज़ हो, तो यहाँ रैपिड ग्रोथ की बात हो रही है। तो रैपिड का मतलब, अब इसके अपोजिट मीनिंग क्या हो सकता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, स्लो, क्योंकि रैपिड का अपोजिट तो स्लो ही होगा। अब बाकी चेक कर लेते हैं कि क्विक तो इसका सिनोनिमस वर्ड है, उसके जैसा है, लॉन्ग भी और फास्ट भी, लेकिन स्लो क्या हुआ? उसका अपोजिट है, तो स्लो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। चेक द आंसर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 17 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। तो 7 क्या दिया हुआ है? आवर बोट टुक अ कोर्स कॉन्ट्रेरी टू देयर्स। अब यहाँ पर भी हाईलाइटेड वर्ड क्या पूछा हुआ है? कॉन्ट्रेरी। क्या पूछा हुआ है भाई? कॉन्ट्रेरी। तो अब इसका मेरे को क्या देखना है? यहाँ पर अपोजिट देखना है। क्या देखना है? अपोजिट देखना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रेरी का यहाँ पे सिमिलर वर्ड देखना, सॉरी यहाँ पे पूछा हुआ है कि अंडरलाइन में सिमिलर वर्ड क्या है। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी का विरोध करना, और विरोध करोगे तो अपोज करोगे, तो ये सिमिलर तो हो नहीं सकता, उसका मीनिंग एडवांस नहीं हो सकता, एग्जैक्ट नहीं होता, क्या होता है? अपोजिट। कॉन्ट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? विरोध, और विरोध का मतलब भी अपोजिट ही होता है। चूंकि यहाँ पे सिमिलर मीनिंग की बात हो रही थी, तो क्या हुआ हमारा ऑप्शन? अपोजिट। अब चेक करते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट है, यू कैन सी द आंसर। नाउ मूव टू 18th नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गो अहेड, 18th क्वेश्चन। यहाँ भी आपको हाईलाइटेड वर्ड दिया हुआ है। इस हाईलाइटेड वर्ड में आपको क्या देखना है? इस हाईलाइटेड वर्ड में आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है? अपोजिट मीनिंग पूछा हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्केटर्ड। क्या दिया हुआ है भाई? स्केटर्ड। तो अगर बात की जाए स्केटर्ड की, तो स्केटर्ड का मतलब होता है, स्केटर्ड का मतलब होता है अलग अलग, दो डिफरेंट चीज़ें एक जगह से कोई चीज़ स्केटर्ड हो गई, पार्टिकल हैं, इधर भी चले गए और इधर भी चले गए, तो बट गए, ठीक है। चीज़ों का बटना स्केटर्ड कहलाता है। बुक्स वर स्केटर्ड अक्रॉस द फ्लोर, फ्लोर में फैली हुई थी, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब फैली हुई का अपोजिट देखेंगे, तो फैली हुई डिस्पर्स तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका भी मतलब फैल नहीं होता। थ्रोन का मतलब भी किसी चीज़ को फेंकोगे तो फैल जाएगी। टोर्न का मतलब भी कागज़ को फाड़ोगे तो वो भी फट जाएगा, अलग अलग टुकड़ों में फट जाएगा, तो ये फैलने वाली चीज़ है। लेकिन इसका अपोजिट देखें तो कलेक्टेड इसका अपोजिट है। फैलने का अपोजिट क्या है? कलेक्ट। कोई चीज़ अगर फैल गई है उसको कलेक्ट करोगे तो उसका अपोजिट होगा ना वो, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। तो चेक करते क्या करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हुआ है हमारा। ना मूव टू 19th नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन, यू कैन सी द क्वेश्चन। क्या है भाई 19 क्वेश्चन? यहाँ पे आपको एक आइडियमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब आइडियमेटिक एक्सप्रेशन आपको देख सकते हैं कि क्या दिया हुआ है, एक प्रकार का फ्रेज। आइडियम मतलब क्या होता है? एक प्रकार के मुहावरों की बात होती है। तो मुहावरा यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। क्या बात हो रही है यहाँ पर? बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। तो इसका जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका मीनिंग क्या होता है कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, मतलब कि राजशाही घरानों में पैदा लेने वाले लोग की बात हो रही है कि आप पैदा हो गए और आपको किससे खिलाया जा रहा है? चांदी की चम्मच से ही आपके मुंह में डाल दिया जाता है। तो ये राजशाही लोगों की बात होती है। अब राजशाही लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप ऑप्शन चेक करते हैं। नन ऑफ दिस अबव तो नहीं होगा यहाँ पर। सराउंडेड बाय पोवर्टी, पोवर्टी का मतलब गरीबी और कंजूसी की बात होती है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। खानदानी रईस जो हो रहा है उसकी बात हो रही है यहाँ पर।
बॉर्न हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग, ये भी नहीं होगा। बॉर्न इनटू वेल्थ एंड प्रिविलेज, अब वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति जिसके पास हो, जिसकी जो पैदाइशी जिसको संपत्ति मिली हो। प्रिविलेज का मतलब होता है कोई विशेष अधिकार उसके पास प्राप्त हो, तो उसकी बात होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन यही होगा हमारा कि बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ को हम क्या बोल सकते हैं, बॉर्न इनटू वेल्थ एंड प्रिविलेज। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट। देखो करेक्ट हुआ ना, बिल्कुल करेक्ट हुआ। अब ये है हमारे क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन। अब देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, यहाँ भी एडिमेटिक एक्सप्रेशन पूछा हुआ। थॉर्न इन माई फ्लेस, किसकी बात हो रही, थॉर्न इन माई फ्लेस की बात हो रही। मतलब क्या हुआ, थॉर्न इन माई फ्लेस की अगर मैं बात करूँ तो थॉर्न फ्लेस का मतलब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, फ्लेस मतलब होता है एक प्रकार का मांस। क्या होता है, मांस। तो थॉर्न इन माई फेस का इन जनरल मीनिंग होता है हिंदी में जी का जंजाल। क्या होता है, जी का, क्या होता है, जी का जंजाल। कोई चीज़ आपके अगर गले पड़ गई उसको जी का जंजाल बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं जी का जंजाल वाली मीनिंग क्या है। अब फिजिकल इंजरी नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। नन ऑफ दिस अबो, अ कॉज ऑफ कंटिन्यूअल ट्रबल, या कंफर्टेबल पोजीशन तो हो नहीं सकती, जी का जंजाल होगा तो आप कंफर्ट रहोगे क्या, बिल्कुल नहीं। अ कॉज एक कारण है, या कोई चीज़ हो जाता है कंटिन्यूअल ट्रबल, अगर आप बहुत सारी बाधाओं से कंटिन्यू जूझ रहे हो तो उसको हम बोल सकते हो अ थॉर्न इन माई फ्लेस, बिल्कुल, मतलब जी का जंजाल। तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। इस प्रकार से ये हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और ये हुआ हमारा आंसर। अब यू कैन चेक द योर आंसर, बिल्कुल ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये 20 क्वेश्चन आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए, पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आने वाली वीडियो पर, धन्यवाद।